जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी श्रृंखला पर जो आप लोगों की बुक रीडिंग की श्रृंखला रहेगी। क्या होने वाला है इस बुक रीडिंग की श्रृंखला में? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th से लेकर, जी हाँ, इसमें हम क्लास 9th से 12 तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्लास 9th से 12 क्या रहेगा इसमें? तो टोटल आपकी एनसीईआरटी रहेगी। ये कौन सी एनसीईआरटी है आपकी? तो ये आपकी एनसीईआरटी रहेगी। जैसे आपका इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसी में आपका रहेगा जियोग्राफी। जियोग्राफी आपकी इसी में कवर की जाएगी। इसी में हम लोग कवर करेंगे जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री। हिस्ट्री भी इसी में कवर की जाएगी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ये भी इसी में कवर होगी। ये 4 सब्जेक्ट आपके इस बुक रीडिंग में कवर किए जाएंगे। इसको बुक रीडिंग क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसे हम लोग वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे। क्या इससे फ़ायदा होने वाला है? तो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि एनसीईआरटी से ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जीएस जीके का, जिसे हम जीएस और जीके के नाम से जानते हैं, और हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। और जिनको लोग बताते रहते हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से आए हैं, हमारे द्वारा पढ़ाई गई बुक से आए हैं। तो आपको बता दें किसी के बुक से नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो स्टैटिक्स के आते हैं वो एनसीईआरटी के आते हैं। इस कारण से हम इस एनसीईआरटी की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमारे सामने जो इंडियन जियोग्राफी की श्रृंखला थी वो बंद हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। वो मैराथन क्लास के लिए रुकी हुई है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, इस समय का इशू चल रहा था तो हमने थोड़ा सा उसको डिले किया है, बस जल्द ही आएगी। बाकी हिस्ट्री की क्लास जैसे स्टार्ट हुई है, अभी तक केवल 2 ही वीडियो मिल पाए हैं आप लोगों को, वो भी जल्द ही जो है स्टार्ट किया जाएगा। थोड़े से हम लोग जो है जहाँ से हम कवर करते हैं थोड़ा उसमें अभी स्टूडियो वगैरह की प्लानिंग थोड़ा चल रहा है, उसको सेटअप कर रहे हैं, तो इसमें समय थोड़ा सा लग सकता है। बाकी ये इसीलिए हमने चाहा कि पहले बुक रीडिंग को कवर करते हैं ताकि एक तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो इस बुक रीडिंग को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे? तो इसमें हम लोग एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से। इसको तो हम क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कवर किया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। और लगेगा आप लोगों की अगर इच्छा रहेगी इसमें तो क्लास 6 से भी इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर ज्योग्राफी का ही आपका रहेगा। तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस पहले चैप्टर से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें आप लोगों को बता दें कि एक एक वर्ड को हम लोग कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, यानी इंडिया के बारे में है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, और जिन लोगों को इंडियन जियोग्राफी के बारे में जो क्लास हमने आप लोगों को दिया था उसमें लगता था कि इसमें से कैसे हम माने कि हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, तो अभी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें हर एक वर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा, जहाँ भी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको हम लोग कवर करेंगे। यकीन मानिए इस श्रृंखला को ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को। सबसे पहले हम बात करें तो भारत
ये विश्व की एक प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। यानी कि जो विश्व है हमारा, उस विश्व में अगर हम देखना चाहें तो जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी कल्चर हैं, उस कल्चर में से एक कल्चर, सबसे अच्छा कल्चर जो माना जाएगा, सबसे अच्छी संस्कृति जो मानी जाएगी, वो भारत की मानी जाएगी। तो भारत विश्व के सभी कल्चर में, सभी संस्कृतियों में से एक है, पहली बात। दूसरी क्या ध्यान देना है, दूसरा ये हमें ध्यान देना है कि पिछले 5 दशक में, दशक में का मतलब होता है कि 10 साल से, 1 से लेके 10 साल का जो समय रहेगा, तो इस तरीके से। तो पिछले पिछले 5 दशक में करीब हम लोग बात करें तो ये बात हो रही है 1950 के आसपास की, इस समय की बात हो रही है। इस समय जो सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की बात हो रही है, यानी कि जो कई प्रकार से यहाँ पे उन्नति की गई है। केवल आर्थिक और सामाजिक रूप में बताया जा रहा है कि पिछले 5 दशकों से भारत में कुछ सामाजिक उन्नति हुई है और कुछ आर्थिक उन्नति हुई है। इसमें कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तकनीकी हो गई। तो इस क्षेत्र में और सबसे अधिक तो आर्थिक विकास में एक अद्भुत उन्नति की गई है, प्रगति हुई है। और भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत का सबसे ज़्यादा जो योगदान है विश्व के इतिहास में, विश्व के बारे में अगर जाना जाएगा तो उसमें भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। पहली बात तो ये है। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें स्थिति की, वो तो एक तरीके से चर्चा की जा रही थी कि कैसा क्या योगदान रहा है भारत का विश्व में। अब अगर हम बात करें तो भारत कैसा देश है, तो एक बहुत ही विशाल देश है। भारत एक अत्यंत विशाल देश है, बहुत ही विशाल देश है। और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये क्या है, एक सर्कल, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके से जब हम दिशा का निर्धारण करते हैं तो ऊपर हमेशा जो है उत्तर रहता है, नीचे हमेशा दक्षिण रहता है, और ये रहेगा पूर्व, और इधर रहेगा पश्चिम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा भारत जो है वो बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इस ऊपर की तरफ है। लेकिन आपको बता दें कि हमारा भारत यहाँ स्थित है, और यहाँ स्थित का मतलब क्या हुआ कि इधर से उत्तर और इधर से पूर्व। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग की अगर बात की जाए तो ये जो है किस तरीके से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया है। लेकिन अभी हम इस एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कर रहे हैं तो हर एक चीज़ देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि इसका जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम जानते हैं कि ये रहा हमारा भारत, और इस भारत में अगर हम देखना चाहें तो इसका मुख्य भाग क्या होगा, जहाँ तक इसकी ये बाउंड्री फैली रहेगी, इसको हम मुख्य भाग के रूप में जानेंगे। तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे भारत का मुख्य भाग है। और इसी मुख्य भाग में अगर हम देखना चाहें तो देखेंगे कि ये जहाँ से जहाँ तक फैला हुआ इस तरीके से, इसको मुख्य भाग कहते हैं। इसमें नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हट जाएगा पूरी तरीके से, एक मिनट रुकिएगा।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम यहाँ देखना चाहें तो ये सबसे जो आखिरी बिंदु इसका रहेगा, यानी कि इस तरीके से जो ये प्रायद्वीप भारत है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे तो ये 37 डिग्री और 6 मिनट है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ये लिखा गया है केवल उत्तर अक्षांश। क्या मतलब है इसका, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये ऊपर उत्तरी अक्षांश में है, तो हमेशा जब यहाँ से यहाँ तक की बात होगी तो कहेंगे कि ये उत्तर से और उत्तर तक ही है, इसलिए इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भारत फैला रहता तो हम कहते कि दक्षिण से लेके उत्तर तक फैला है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर से उत्तरी अक्षांश में ही है। दक्षिण से उत्तर दिशा की बात करेंगे तब कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा में, लेकिन अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश ही वो कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर जितने भी अक्षांश रहेंगे वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और इसके नीचे जितने अक्षांश रहेंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूर्व से, अब एक यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि तथा बता रहा है कि 68 डिग्री, ठीक ना, इधर की बात हो रही है, तो यहाँ से कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर की बात हो रही है तो यहाँ पे कह रहा है कि 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। और लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है, पूर्व। अब इसका ये मतलब है कि इस सर्कल में अगर हम बात करें तो पूर्वी अक्षांश देशांतर तक ये कह रहा है, तो जो रेखा लेटी हुई होती है उसे हम कहते हैं लेटीट्यूड, और जो रेखा लंबी होती है तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। मतलब इसे कहते हैं देशांत अक्षांश, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, और इसे कहते हैं देशांतर। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भारत स्थित है, तो एक इधर है पूर्व में है, पूर्वी गोलार्ध में, तो यहाँ जितने देशांतर रहेंगे उनको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कितने डिग्री पूर्व से लेकर पूर्व देशांतर तक स्थित है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बात करें तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ से बताया जा रहा है कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। हमारी जो कर्क रेखा है वो हमारे देश से गुजरती है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये रहेगा भारत, अगर हम इसको भारत मान रहे हैं तो इस भारत को क्या करेगी कि 2 अलग अलग भागों में बांटने का मतलब कि बीच से पास हो रही है, और बीच से पास होकर ये 2 अलग अलग भागों में इसको बांट देती है। और मुख्य भूभाग की दक्षिण पूर्व में, यानी कि इसके दक्षिण पूर्व में अगर बात करें तो ये कहलाएगा इसका उत्तर पूर्व, ये कहलाएगा उत्तर पूर्व, ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व। तो इस दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और ये जो है कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। तो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को जो यहाँ इस तरीके से हम भारत की बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र को यहाँ पे जो खाली स्थान रहता है इसे हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी के नाम से। ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है, बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से स्थित है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर इसके दक्षिण पश्चिम में, अब दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि यहाँ पे अगर ये रहा भारत, तो इसका ये अगर दक्षिण पूर्व है तो यहाँ रहेगा दक्षिण पश्चिम, ये रहेगा दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है, लक्षद्वीप समूह,
यहाँ पे लक्षद्वीप समूह स्थित है जो कि द्वीप समूह है। और इधर का जो सागर रहेगा उस सागर को हम नाम देते हैं अरब सागर, तो इसे कहेंगे अरब सागर। और इधर कहेंगे बंगाल की खाड़ी, VOV, यानी कि वे ऑफ वी मतलब बंगाल की खाड़ी, वे का मतलब होता है खाड़ी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ये क्या है, भारत के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का, जो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का मतलब है वो यही है कि आपका ये जितने डिटेल में बताना चाहेगी NCERT वो सब कवर हो जाएगा। फिर अपनी एटलस की सहायता से आप इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। वो चीज़ हम देखेंगे। द्वीप समूह एटलस क्या होता है, तो एक तरीके से ये मैप की किताब होती है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, और जो सन 2004 में सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे इस भारत की हम बात करते हैं हम इस भारत की, तो इस भारत में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो इसका सबसे आखिरी बिंदु जो कहलाता है ना, उसे हम जानते हैं इंदिरा बिंदु के नाम से, इंदिरा बिंदु। और इसी इंदिरा बिंदु को हम जानते हैं कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसको कहा जाता है कि ये 2004 में सुनामी जो आई थी, उस 2004 के सुनामी में पूरी तरीके से डूब गया था, जलमग्न हो गया। लेकिन आज भी इसे हम लोग अपने भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहते हैं। तो ये स्थिति हो गई, और आई होप की स्थिति के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में आपको इस NCERT से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। अब आकार की बात करें तो यहाँ पे आकार क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल, जितना टोटल क्षेत्रफल है भारत का, वो क्षेत्रफल है कितना, तो ये टोटल क्षेत्रफल इसका है 32.8। लेकिन 32.8 ये जो है कैसा डाटा है, तो दशमलव में बता रहा है। तो टोटल है कितना, तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है, टोटल क्षेत्रफल। जो विश्व के क्षेत्रफल का, यानी जो टोटल विश्व का क्षेत्रफल है, उस विश्व के क्षेत्रफल का एक कितना भाग है, तो एक केवल और केवल 2.3% है। ये टोटल विश्व का क्षेत्रफल है। ये क्या है, ये है विश्व का क्षेत्रफल। और ये विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.43%। 2.43% केवल भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भाग है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने एक मैप है, और इस बता रहा है, जो 2.43% मतलब केवल 4 दिया है, तो 4-3% रहता है। और अगर बात करें तो विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक ना, 7वां बड़ा देश है विश्व का। एक मिनट, विश्व का ये जो है 7वां बड़ा देश है। और 7वां बड़ा देश मतलब भारत का है, तो इससे छोटे कौन कौन से देश हैं, तो छोटे देश के लिए कई बार हमने आपको ट्रिक बताया है, रुक चीन अब आ भारत, जिसमें हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन, और फिर एक हो जाएगा आपका अमेरिका, और फिर ब्राज़ील हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। देख लेते हैं इसको, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत। तो इस तरीके से यहाँ से आपको रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो ये कितने देश हैं, तो आपके 6 देश हैं जो भारत से जनसंख्या की दृष्टि में बड़े हैं। फिर अगर हम बात करें तो भारत का जो ये स्थल है, ठीक ना, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भारत का जो स्थल है, ठीक ना, यानी कि इसमें स्थल सीमा की बात करें तो कितना है, स्थल का मतलब क्या है, तो इस तरीके से ये भारत के तरफ इधर देखेंगे तो इधर क्या है, तो अरब सागर है, और इधर क्या है, तो इधर है बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कलर पहले चेंज करते हैं।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इधर जो है क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ है अरब सागर और एक तरफ क्या है, एक तरफ है जो है बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है, इधर है हिंद महासागर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तीन तरफ से जल है, तो इससे हम कहेंगे जली भाग, जली सीमा। और जो ऊपर का भाग है, इस भाग को हम लोग कहेंगे स्थल सीमा। तो ये जो स्थल सीमा है ना, ये टोटल कितना है, तो ये है 15,200। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो सीमा लगती है ये कितनी है, तो ये है 15,200 किलोमीटर। ये इसकी सीमा है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है फिर कि ये समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार, और लेकिन जब जो है हम बात करेंगे कि जब जो है ये समुद्री तटरेखा की बात की जाए अगर इस जलीय सीमा की, तो इसके साथ जब यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला देते हैं ना, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की ये जो सीमा लगती है, ये सीमा कितनी लगती है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, तो 7,516 7,516 516। ये एक क्यों बार बार हम लिख रहे हैं, 7,516 और 7,516.6 किलोमीटर, ये क्या है, ये आपकी थली जली सीमा है। लेकिन केवल इस मुख्य भारत की बात करें, अगर केवल इस मुख्य भारत की, यहाँ पे अंडमान निकोबार को ना जोड़ें, केवल इतना अगर देखेंगे ये पूरा, तो इसकी अगर हम बात करें तो कितना है ना, तो ये है 6100 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम, इसकी क्या बात है, मतलब ये क्या कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम, यानी कि अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा भारत, ये रहेगा हमारा भारत, और इस भारत के उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक ना। तो इसके उत्तर पश्चिम में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे, और साथ में क्या बता रहा है, उत्तर पूर्व में, यहाँ से लेके यहाँ तक, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व जो सीमा है, यहाँ पर क्या फैला है, तो यहाँ पे फैला है आपका वलित पर्वत हिमालय। और इसके दक्षिण भूभाग में, ये जो दक्षिण का भूभाग है इस पर्वत का, जो दक्षिण का इसके भाग है वो उत्तर में चौड़ा है। यानी कि यहाँ पे क्या बताना चाहता है, ये बता रहा है कि इसके जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है, ठीक ना, इसके दक्षिण का भाग उत्तर में चौड़ा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस हिमालय की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो भूभाग है यहाँ पे रहता है काफ़ी चौड़ा, ठीक। साथ में ये देखिएगा कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। यानी कि अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा भारत है, इस भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भाग है ये चौड़ा है उत्तर, और ये दक्षिण की तरफ थोड़ा सा पतला है। और ये 22 डिग्री से अगर हम बात करें, 22 डिग्री से नीचे का जो क्षेत्र है ये क्या है, तो ये संकरा है, मतलब जो हिंद महासागर की ओर निचला हिस्सा ये क्या है, पतला है। और इसके पश्चिम में अरब सागर है, वही बात जिसकी बात हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये याद रखिएगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो है क्या है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग जो है कितना है, तो 30 डिग्री है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि इस भारत में अगर हम बात करें तो इस भारत में बता रहा है कि जो अक्षांश और देशांतर, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर देखें हम कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश जो फैला था, तो उसकी दूरी कितनी है,
तो 30 डिग्री के आसपास इधर से इधर भी और यहाँ से यहाँ भी। लेकिन अगर बात करें कि ये कितना है एग्जैक्ट बताइए किलोमीटर में, तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ जब हम देखते हैं इस उत्तर से दक्षिण तक की बात अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा रहता है ज़्यादा। लेकिन इधर जो है क्या है कि जैसे जैसे देशांतर इधर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा कि जहाँ ऊपर नीचे देशांतर में जाएंगे तो इसके बीच की दूरी थोड़ी सी घटती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये रहती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी है ये कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। अब क्या बता रहे हैं आपको कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की, ये जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में हो सकता है कि कुछ छूट रहा है। एक मिनट, नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है। अभी इसको हम लोग देख लेंगे, छूटा कुछ भी नहीं है। वर्ड बाय वर्ड हम लोग कवर कर रहे हैं, कुछ इधर छूटने वाला नहीं। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार, यानी कि ये जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हम कहेंगे कि वही बात जिसको हमने बताया कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है इसका अगर हम देखेंगे तो किलोमीटर में क्या है 3214, तो ये ज़्यादा है। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कम है, क्योंकि देशांतर जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ बीच में जो रहता है तो इस तरीके से फैला रहता है। तो हम देखते हैं कि बीच में इसके जो बीच का अंतर है वो क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। दो देशांतर के बीच का जो अंतर रहेगा यानी कि दूरी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो दूरी कम होती है। इस कारण से हम आ जाते हैं करीब करीब कितने तक, तो आ जाते हैं ऊपर से ऊपर हम देखते हैं तो ये 32 कितना था, तो अभी हम यहाँ पे जानते हैं कि 37.6 मीटर। तो यहाँ 6 मिनट। तो यहाँ तक जाने में क्या होगा कि इसके बीच की दूरी थोड़ा कम होने लगती है। इस कारण से जब देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये कम होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहती है वो ज़्यादा रहती है। आगे हम बात करते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे स्थित है ये गुजरात, और इस गुजरात से यहाँ पे हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से यहाँ तक जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। अब 2 घंटे का अंतर, समय नहीं अंतर, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है समय के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या रहेगा, सूर्य यहाँ पे निकलता है 5 बजे और यहाँ पे निकलना चाहिए था 7 बजे। ये 2 घंटे का अंतर रहता है। क्या मतलब है इसका, ये 30 डिग्री है तो इस तरीके से 360 डिग्री पूरे पृथ्वी को हम देखेंगे एक सर्कल के रूप में। तो कहेंगे कि ये क्या है कि अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक जाने की बात करें तो कितना समय लगेगा, 360 डिग्री पूरा घूमने में। तो इसको जो है अगर 360 डिग्री का है तो इसमें समय कितना लगता है, 24 घंटे का समय। और इस 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रही है, इस पृथ्वी है, यहाँ पे रहेगा सूर्य, ये है सूर्य। अब ये पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है इस सूर्य की, तो इस सूर्य का चक्कर लगाने में इसे टोटल जो है कितना समय लगता है, पूरा एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री घूमने में इसे समय लगेगा कितना, तो समय लगेगा इसको 24 घंटे का। और अगर 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम रही है तो अगर हम बात करें कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 और बटे में 24, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। और जब यहाँ पे अंतर 30 डिग्री का है तो हम कहेंगे कि 2 घंटे का समय लगता है इस पृथ्वी को 30 डिग्री की दूरी कवर करने में। तो यही जो है बात यहाँ पे हो रही है। तो हम कहेंगे कि अगर ये 2 घंटे का अंतर यहाँ पे है
तो यहाँ पे इसी कारण से कि भारत में दो समय ना रहे, नहीं तो इधर का समय अरुणाचल प्रदेश का समय क्या रहता है, 2 घंटे जो है ये आगे रहता और गुजरात का समय 2 घंटे पीछे रहता। तो इसके बीच से अगर हम कोई चीज़ खींच देंगे यहाँ से 1 घंटे जो है कम करके और यहाँ से 1 घंटे ज़्यादा करके, तो यहाँ से क्या माना जाएगा कि दोनों जगह समान जो है समय दिखाई देगा। तो इसीलिए इस भारत के बीच से एक रेखा खींची गई है 82.5 डिग्री की रेखा, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। तो वही मानक समय रेखा खींची गई जिसे मानक यामोत्तर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, जो कि 82.5 डिग्री की रेखा है। और उत्तर प्रदेश की गुजरती कहाँ से है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इसे बताया जाता है कि प्रयागराज के नैनी के निकट से भी और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। और क्या है कि इस अक्षांश का जो प्रभाव पड़ता है, तो ये तो देशांतर का प्रभाव था, अक्षांश का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिन रात की अवधि। वो कैसे हम देखेंगे, तो हम देखेंगे उसको जो है हम जानेंगे कि यहाँ पे अक्षांश की ये बात होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रहेगा सन और ये है पृथ्वी। तो कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं 23.5 डिग्री पे घूमी हुई है पृथ्वी, और जब ये घूमी हुई है तो यहाँ पे जो हिस्सा इसके सामने रहेगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या होगा कि यहाँ पे दिन होंगे बड़े और ये थोड़ा सा रहेगा दूर, तो यहाँ पे दिन जो है क्या होते हैं, यहाँ पे दिन रहते हैं छोटे। तो इसके अनुसार इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी में। आगे बात करते हैं हम लोग। यही चीज़ जो बताया गया है, जो मतलब नोट के रूप में, उसी बात को जो याद रखना है कि मतलब इसको देखना है आपको कि ये जो 82.5 डिग्री के देशांतर को भारत की मानक समय यामोत्तर क्यों माना गया है, कारण यही था जो कि 1 घंटे इधर से कम करके और 1 घंटे उधर से जो है बढ़ा के, जो हमने अभी आपको बताया। यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में है, कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर की दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, कारण क्या है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर और यहाँ पे मतलब क्या है कि आपका कन्याकुमारी, ये दोनों कौन से स्थान हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो ऊपर जो है क्या रहेगा, इधर रहेगा आपका, इधर रहेगा एक क्या है, तो कश्मीर है, और ये नीचे क्या है, तो कन्याकुमारी है।